नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। शहरों में काम धंधा रोजगार में लगे हुए लोगों की दुखती रग होती है किराए का घर। और वो कहते भी है ना कि शहरों का कमाया किराए में गंवाया। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा शहरी आवास मंत्रालय ने एक खास पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। यानी अब सस्ते किराए का मकान शहरों में लोगों को मिल सकेगा। अब लेकिन ये शो अगर आप देख रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी। सस्ता रेंट तो सबको चाहिए, ये मकान आखिर किसके लिए बनेंगे जिनमें सस्ता रेंट मिलेगा। अगर मैं चाहूं कि मैं सस्ते रेंट पर शिफ्ट हो जाऊं किसी घर में, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहां अप्लाई करना पड़ेगा, मैं उस कैटेगरी में फॉल होता हूं या नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं, आज इन सब सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा सरकार कह रही है कि भाई हम बिल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो क्या बिल्डर सस्ते रेंटल घरों वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हाथ डालेंगे? बिल्डर्स के लिए सरकार क्या कर रही है उनको लुभाने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए? ये भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे और अब भी आपके पास वक्त है। फटाफट से हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा में आप जाकर अपनी क्वेरी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके जहन में जो भी सवाल आता है हम पूछेंगे सीधा आज के गेस्ट से। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए, फिर करते हैं विस्तार से चर्चा। गांव और छोटे शहरों से रोजी रोटी और रोजगार के लिए बड़े शहर पलायन करने वालों की सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अपने घर का सपना तो बहुत बड़ी बात है, किराया ही इतना महंगा होता है कि उसे चुकाने के बाद मुश्किल से 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो पाता है। लेकिन अब सरकार प्रवासियों को मामूली किराए पर घर देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों को आसानी से किराए पर सस्ता घर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने रेंटल हाउसिंग में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी लाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI भी जारी किया है। हरदीप पुरी ने बताया कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें भी दी जाएंगी, जैसे बिना किसी एडिशनल फीस के 50% तक FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने की छूट होगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सस्ती ब्याज दरों पर फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही इनकम टैक्स और GST में भी छूट दी जाएगी। सरकार स्कीम पर कितनी तेजी से काम कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस स्कीम में हिस्सेदार बन चुके हैं। हरदीप पुरी ने उम्मीद जताई है कि बाकी राज्य भी जल्द इसमें शामिल होंगे। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में रुचि दिखाई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। चंडीगढ़, दमन दीव और पुडुचेरी भी शामिल हैं। 3 बिल्डरों ने बड़ौदा, बहादुरगढ़, जयपुर और बेंगलुरु में 2800 सस्ते घर बनाने का काम जल्द शुरू करने का वादा भी कर दिया है। सरकार चाहती है कि शहरों में गुजर बसर करने वाले कम पैसे में रह सकें। इसके लिए 2 मॉडल बनाए गए हैं, जिनके तहत अलग अलग कैटेगरीज में सस्ते घर मिलेंगे। इस स्कीम का फायदा शहरी कम आय वाले लोग जैसे रिक्शा वालों, पटरी दुकानदार, प्रवासी मजदूर, फैक्ट्री कामगार, छोटे कारोबारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्कीम के तहत 60 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर और 10 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया के घर बनाए जाएंगे। स्कीम के जरिए सरकार का मकसद न सिर्फ किफायती दर पर घर देना है, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों, स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को भी शहरों से हटाना है। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने स्कीम की शुरुआती लागत 700 करोड़ रुपए बताई है। एक अनुमान के मुताबिक इन घरों का किराया 1000 से 3000 रुपए महीने तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो आज का शो आपके लिए है। शो बिल्कुल मिस मत कीजिए। अपने सवाल हमें भेजिए, हम सीधा आज के एक्सपर्ट से आपके सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये आपके काम की चीज है, आपकी खबर है, आपका फायदा इसमें छिपा हुआ है, इसलिए आज का शो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। किराए का मकान, वो भी सस्ता और आसान, इससे बड़ी खबर आज के लिए कुछ नहीं है। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, फटाफट से आज का परिचय कराएं मेहमानों का। निमिष गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, एमडी हैं साउथ एशिया के, RICS रिक्स के। निमिष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजन बांदेलकर साहब, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं नरेटको वेस्ट के। राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। निमिष, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पेन पॉइंट समझते हैं, फिर उसको इलैबोरेशन तो करेंगे आराम से, लेकिन पेन पॉइंट क्या है सर? शहरों में आवास की और रेंटल की, और खासतौर से हम जिस तबके की बात कर रहे हैं, जो कम आय वाला तबका है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सर इस वक्त? दीपक, ये तो अब आपको अच्छी तरह से पता है। इनके चित्र आपने सिर्फ अपने चैनल्स पे नहीं देखे हैं दीपक, पूरे विश्व ने देखा है कि हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन को क्या हुआ जब लॉकडाउन हुआ था। वो दर्द काफी लोगों के दिलों में है। मैं जानता हूं राजन साहब इस चीज को भी अच्छी तरह से महसूस कर चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज पे बातें की हैं। नरेटको जैसी बॉडी ने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया था। बाकी पूरी इंडस्ट्री को भी इस दर्द से ताना बाना, उन्होंने दर्द का पूरी तरह से देखना चालू किया था कि ये दर्द उनको कहां तक हर्ट कर रहा है। जितना माइग्रेंट लेबर ने इस लॉकडाउन को सहा है, उतना शायद किसी और ने नहीं सहा है। उनके लिए इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती थी। यही चीज हम काफी समय से बोल रहे हैं कि अगर आपको स्थायित्व लाना है माइग्रेंट पॉपुलेशन में, तो आप उनको एक ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहां पे वो अपना घर समझ सकें, उनकी औरतों के लिए एक जॉब हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का सिस्टम हो, और एक उनको हेल्थ की आसपास उनको इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सके। एक ऐसी आमूल योजना जिससे आप उनको माइग्रेंट पॉपुलेशन के बजाय एक स्थायित्व देने की कोशिश करें, ताकि कुछ समय जब तक वो अपना कार्यकारी जीवन है वो इन शहरों में बिता सकें। अगर हम 60-70% अर्बनाइजेशन की तरफ देख रहे हैं, जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं, हमारे शहर हैं, बहुत जरूरी है कि हम जो हमारे ये सपोर्ट सिस्टम है, ये माइग्रेंट वर्कर हमारे सपोर्ट सिस्टम है, इस सपोर्ट सिस्टम के लिए हम उतना ही अच्छा कर पाएं जितना वो हमारे लिए काम करके हमारी खुद की अपब्रिंगिंग के लिए, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। माइग्रेंट वर्कर्स, हमने देख लिया कि जरा सी भी आंच आई माइग्रेंट वर्कर्स पर, कोरोना काल के कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं उद्योग ढांचा, इकॉनमी चरमरा गई। क्योंकि अब ये रीढ़ है, हमें समझना होगा कि हमारे देश के विकास की सबसे छोटी इकाई, सबसे मजबूत महत्वपूर्ण इकाई अगर कोई है तो वो है हमारी लेबर, हमारे मजदूर, जो खून पसीना एक करके एक एक इमारतें चढ़ाते हैं। और फिर हम उसे कहते हैं कि देखिए साहब, विकास का पैमाना इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखिए, लेकिन ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले हमारे मजदूर भाई ही हैं। लेकिन सर राजन जी, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। सर, बहुत सारी चीजें भी होंगी, बिल्डर्स नरेटको के सामने भी होंगी। क्या इस तरह की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे सर आप? बतौर बिल्डर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक बिल्डर आकर्षित होगा? देखिए, सोसाइटी के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एज अ प्रोफेशनल आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या सरकार की स्कीम में आप पार्टिसिपेट करेंगे? अगर आप मुझे पर्सनली पूछते तो क्या होता है कि ये जो आज मेट्रो सिटीज में है ना, मेट्रो सिटीज में जो लैंड का जो प्राइजेस है वो हमें अलाउ नहीं करता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको लगे कि मैं आपको जो आप खुश हो जाए या लोग खुश हो जाए वैसे कोई मुझे वाक्या नहीं देना है, एक्चुअल फैक्ट ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये हुई है कि कोरोना आने के वजह से जो लोग, सब लोग आज, जैसे निमेश गुप्ता ने बनाया कि जो बेचारे मजदूर हमारा मकान बना देते, कि जिस मकान में अपन लोग सारे जितने भी होम बायर्स है वो लोग जिस मकान में रहते थे, लेकिन जो मकान बनाने वाले वो जिस हालत में रहते थे, इसके लिए हम सब जिम्मेदार थे। सरकार जिम्मेदार थी, डेवलपर जिम्मेदार थी, सोशल समाज जिम्मेदार था। लेकिन क्या हुआ कि वो सारे माइग्रेंट थे, क्योंकि उनको क्या, वो यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ पैसे कमाए, 2 पैसे कमाए, उसकी फैमिली, उसके बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो जाए, गांव में उसका कुछ भी अच्छा हो जाए, इसके लिए वो यहाँ पर
तकलीफ से दिन निकालता था और उसके पैसे कमाकर वो गांव में भेजता था। तो इसमें मैं तहे दिल से अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का सच में अभिनंदन करना चाहता हूं और हरदीप सिंह पुरी और दुर्गा शंकर मिश्रा का, क्योंकि जब इन्होंने बात किया, जब ये लोग पैदल चलते गए, जाते वक्त कितने ही लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो भी चल के गई, तो ये जो सारा, और इसमें मैं वापस आपके मीडिया को भी ये श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने ये चीज भर भर के बताई लोगों को, जिसके वजह से इसका इम्पोर्टेंस, इसका जो बोलता है ग्रेव सिचुएशन है, वो सारे लोगों को पता चला। ये पता चलने के बाद ये जाकर अपने पंतप्रधान के दिल पे चुप गई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसके लिए कुछ ना कुछ स्कीम कराओ। और आप देखो, इसका सबसे बड़ा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ये नहीं कि एक मकान बनाने वाले, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने की बात। सर मैं पूछ रहा हूँ राजन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूं। देखिए सर, सरकार कह रही है राजन जी कि हम इसको दो तरीके से चलाएंगे। पहला कि जो सरकारी, जो खाली पड़े हुए प्रीमाइसेस हैं, सरकारी इमारतें हैं, सरकारी जमीन है खाली पड़ी हुई शहरों में, अब मुझे नहीं, अब वो मुझे लगता है निमिष बताएंगे कि कितनी हैं कितनी नहीं है, उनमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करेंगे। ठीक है, उसमें आपकी सीमित भूमिका होगी, प्राइवेट बॉडीज की उसमें सीमित भूमिका होगी, रिपेयरिंग कर दिया, उसका मेंटेनेंस के लिए कर दिया। लेकिन जो दूसरा चरण है सर, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई बिल्डर्स आप आइए, अपनी जमीन पे आप तैयार कीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस और फिर लोगों को सस्ते दरों पर किराए पर दीजिए, 25-25 साल का हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं सर वही आपसे कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही तस्वीरें जो आपने याद दिलाई वो आज हम सबको झकझोर देती हैं सर, और आप सही कह रहे हैं कि सरकार सही दिशा में है। लेकिन मैं प्रैक्टिकलिटी पूछ रहा हूं सर, एक बिल्डर के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या ये पॉसिबल है सर कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में? ये 100% पॉसिबल है मेट्रो सिटीज 2 और 3 में। मैं आपको और सरकार को भी इस आपके टेलीविजन चैनल से बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर मेट्रो सिटी 1 में अगर इनको ये स्कीम को सक्सेस करना है तो इसमें जगह सरकार ने देनी पड़ेगी, लोकल कॉर्पोरेशन बॉडीज ने जगह देनी पड़ेगी। वरना क्या होता है कि इसके अंदर जो लैंड कॉस्ट है, जैसे आपने अभी बताया है कि इसका रेंट ये लोग बहुत कम रखा है, 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपया। अब ये रेंट में अगर आप देखो, इसका दूसरा एडवांटेज मेट्रोज में ये हो जाने वाला है कि नए जो झुग्गी झोपड़ी है, जो स्लम्स डेवलप हो रहे थे ना, वो कम होते जाएंगे। आज स्लम्स में क्या होता था कि लोगों को मकान रेंट सस्ते में नहीं मिलते थे, इसलिए लोग स्लम में रहते थे। अगर आपको सारी सुविधा वाले मकान कम रेंट में मिले, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली खुद को या अपने बच्चों को झुग्गी झोपड़ी में नहीं रखना चाहेगा। तो आपका सवाल का जवाब डायरेक्ट ये है कि मेट्रो सिटीज में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज एक चीज समझो, आज हमने कितना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा, तो हम तो ये बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, तो बिजनेस में अगर हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं नहीं, कोई नहीं करेगा। exactly. तो इसमें सरकार ने हमको इनकम टैक्स की सहूलत दी है, जीएसटी में सहूलत दी है, सारी सहूलत दी हुई है। लेकिन ये मेट्रो सिटी 1 में ये अभी भी उतना लुक्रेटिव नहीं है, लुक्रेटिव भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जो बड़े शहरों में बिल्डर्स की, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उनकी अपनी ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम सब जानते हैं कि किस हालत में आज की डेट में रियल एस्टेट है। ऐसे में ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन इस पे सॉल्यूशन भी पूछेंगे सर, कुछ तो रास्ता होगा। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं जरा फटाफट से निमिष जी के पास चले जाता हूं। मैं आ रहा हूं सर, राजन जी 1 मिनट बस, निमिष जी के पास फटाफट चले जाता हूं। जरा वस्तु स्थिति क्या है देश में ये समझ लेते हैं। सर सरकार आनंद फानंद में तो नहीं ये कदम उठा रही है सर, सरकार ने भी तो सोचा होगा। और सरकार अगर कह रही है कि भाई पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो गवर्नमेंट के जो प्रीमाइसेस हैं हम उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में तब्दील करेंगे। बट मेरा सवाल ये है सर कि कितने हैं सरकार के पास ऐसे इमारतें जो खाली पड़ी हैं, जमीनें जो खाली पड़ी हुई हैं, उनकी लोकेशन पे क्या होगा, कि जरा कुछ बताइए। हाँ दीपक, जब सरकार को ही नहीं पता है तो हमें कहां से पता हुआ कितनी खाली हैं। पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि बेहिसाब प्रॉपर्टीज हैं, बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें वो सब, इन सब चीजों को उस मुद्दे में डालने के लिए। मैं एक और चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा पेन कर रहा है दीपक जी यहाँ पे, एंड सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जो आपने स्टेट्स के नाम बताए थे कि ये स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहां से आपको इंटरेस्ट आए हैं। इन स्टेट्स में ना तो मुझे महाराष्ट्र दिखा, ना मुझे दिल्ली दिखा। मुंबई और दिल्ली, और जैसे राजन साहब ने भी कहा कि मेट्रो सिटी 1 उसमें ये पॉसिबल नहीं है, उसमें
ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन की कीमत बहुत है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि क्या आप ऐसी चीजें ला सकते हैं जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, क्या उनको रिपर्पस किया जा सकता है? क्या इन डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज जहां पे सरकार को इवेंचुअली घुसना पड़ेगा, ऐसी लाखों प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में और दिल्ली में जहां जब तक सरकार नहीं घुसेगी उन प्रॉपर्टी का रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। उन प्रॉपर्टीज को रिपर्पस किया जाए इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ताकि एक एग्जाम्पल बने। मुझे ये अच्छी तरह से यकीन है और मैं चाहता हूं कि ये पहला हो कि जब तक मुंबई और दिल्ली इसको लीड नहीं करेंगे तब तक ये देश के लिए मॉडल नहीं बन पाएगा दीपक। ये वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, एक नजीर बनाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, ताकि दूसरी सिटीज, ताकि दूसरी जगह एंड शायद दूसरे देश भी इसको फॉलो कर सके। ये तो निमिष जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। बिल्कुल निमिष जी, आपका बिल्कुल पॉइंट आउट आपने सही किया है। जो इकोनॉमिक हब हैं, तो बड़े शहर है, जो राज्य जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हैं, वहां पर ज्यादा मजदूरों की या कामगारों की या निम्न आय वाले लोगों के मसले हैं, और अगर आगे नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, बट लेट्स सी, अभी 24 राज्य है, सरकार भी इस होप में है कि आगे और भी राज्य आएंगे, शुरुआत अब कम से कम हो जाए, तो चलिए एक हम थोड़ा पॉजिटिव उस लिहाज से रह सकते हैं। इस बीच राजन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ सर बताइए। इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले जैसे निमेश जी ने बताया, इसके अंदर सबसे पहला प्लस पॉइंट ये कि श्री गणेश तुरंत हो गया। आज आप एक चीज समझो कि ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की, जिस दिन लॉन्च किए उस दिन 2 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आज निमेश जी बोल रहे थे कि मुंबई और मेट्रोज में, लेकिन मुंबई और मेट्रोज में हमको ज्यादा लेबर लगते हैं। अब लेबर भी इतने होशियार हो गए कि वो भी जानने लग गए कि अगर आप हमको प्रॉपर सुविधा दो तो ही लेबर मिलते, क्योंकि आज जितने माइग्रेंट लेबर गए सारे के सारे वापस नहीं आए। अगर आपने वापस लेके आए लोगों को, और कोरोना के टाइम पे हालांकि हमने इनको मार्च, अप्रैल और मई, ये 2-2.5 महीने हमने ये लेबर की सच्ची में कहे तो पहली बार खूब सेवा की। इनको राशन दिया, सब्जी दी, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट का किया हुआ, सब कुछ किया हुआ था। तो आपको लगेगा कि फिर ये गांव क्यों चले गए? गांव इसलिए चले गए क्योंकि जितने भी लोग भाड़गांव थे, अपने गांव में थे, उनको ऐसा डर लग गया था कि मुंबई यानी यार कोरोना का एक एपी सेंटर हो गया हुआ है। तो इसलिए बोले कि नहीं, आप एक काम करो, काम मिले, पैसे मिले, नहीं मिले, आप वापस इधर आ जाओ। तो अब वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई मुंबई में भी आज मेडिकल सुविधा अच्छी हुई है, ये सरकार ने भी कोरोना के अंदर काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो इसके लिए वापस जो लेबर वापस गए थे ना, उसमें से मैं कहता हूं कि कम से कम 30 to 40% लेबर वापस आ गए। और जैसे ही ये नवरात्र और दिवाली हो जाएगी तो मेजोरिटी लेबर वापस आ जाएगी, वापस आएगी। लेकिन सर घूम फिर के सवाल वही है ना राजन जी, कि लेबर तो वापस आएगी, लेकिन जो सरकार ने कहा, स्टिमुलस पैकेज जब अनाउंस किया था, सरकार ने भी कहा कि भाई हमने देखा लेबर्स का दर्द, हमने देखा माइग्रेंट लेबर्स का दर्द देखा, अगर उनके पास अपना एक घर होता, उस घर में वो अपनी फैमिली को रखते, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे रिस्की वाले माहौल में वो ट्रैवल नहीं करते या इतनी लंबी दूरी पैदल ही चलना शुरू नहीं करते। परिवार के साथ आदमी होता है तो उसके लिए चाहिए आपको एक घर। अभी वो बाहर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए खतरा ज्यादा था। तो सरकार ने इसी को समझा, इसलिए सरकार ने कहा ना कि हम एक घर दे दें उनको, तो हो सकता है वो टिके रह जाते। बट वही बात है कि घूम फिर के अगर वो दिसंबर में आते हैं, जनवरी में आते हैं, जब भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे, आना शुरू हो गए, उनके लिए घर क्या होगा? तो फिर ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फटाफट लौटते हैं। आप देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। तो सरकार ने एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और अब यह माना जा रहा है कि एक आम शहरी जो कि गरीब तबके का है, जिसकी आय इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अच्छे मकानों में रह सके, रेंट पे भी रह सके, उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर ये हो सकती है। लेकिन इसकी चुनौतियां क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सवाल आने शुरू हुए हैं। निमिष जी ये बताइए, एक सवाल तो यही है, हम शायद हमने सीमित कर दिया कि हम प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी शहरों में निम्न आय वर्ग के दूसरे कारोबारी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, छोटे कारोबारी हैं, जो क्या वो भी इस दायरे में आएंगे निमिष जी, या सिर्फ ये अर्बन माइग्रेंट्स के लिए ही है एक्सक्लूसिव?
दीपक, आपने बिल्कुल सही बात निकाली। ये सिर्फ अर्बन माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, और इसीलिए मैं इसको माइग्रेंट वर्कर कहता हूं। वर्कर को आप किसी भी तरह से डिफाइन ना करने की कोशिश करें। वर्कर वो भी है जो इन फैक्ट्रीज में, छोटी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, ठीक है, रेडी पटरी वाला भी है। सो आपको LIG और EWS दोनों के लिए देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है दीपक कि हम स्टूडेंट्स के लिए भी, जितनी हम पॉपुलेशन देखते हैं स्पेशली दिल्ली में और मुंबई में, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, एकेडमिक एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो वहां आते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए। उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग हो, रेंटल हाउसिंग हो, जो कि अच्छे किफायती दामों पे मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनको 3,000 का घर दें। आप उनके लिए अगर अच्छा घर देना चाहते हैं तो आप एक मुहिम चालू कर सकते हैं कि भाई मैं स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपए से चालू करूंगा, और वो घर 5 से जाके आगे बढ़ेंगे, 7 तक पहुंचेंगे, 9 तक पहुंचेंगे। एंड कोई स्टूडेंट्स जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनके लिए, इससे क्या होगा, एक बिजनेस का पूरा माहौल बनना चालू होगा, जहां पे लोग बाग स्टूडेंट हाउसिंग में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, वो अपने आप को इसमें ढाल सकते हैं। बिकॉज इसमें एक ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रेजिम का जरूरत है, ताकि इन स्टूडेंट हाउसिंग को और या इन रेंटल हाउसिंग को अच्छी तरह से चलाया जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ ना उन वर्कर्स को हेल्प करेगा जो वहां रहेंगे, बट ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा उन लोगों के लिए जो इन फैसिलिटीज को मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफस्टाइल सुधरेगा, 4 पैसे आपके बचेंगे, अच्छे माहौल में आप रहेंगे। शहरों की जो झुग्गी झोपड़ी की समस्या है, जिसमें बड़ा बिल्कुल मिजरेबल कंडीशंस में लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा, लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। ये बहुत, खैर इसके बड़े लॉन्ग टर्म बहुत फायदे हैं, लेकिन तुरंत कुछ चुनौतियां भी हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सर, राजन सर, अब मुझे आप ये बताइए कि सरकार ने तो बोल दिया कि भाई हम आपको रियायतें देंगे, बिल्डर्स को इंसेंटिव देंगे, 50% FEIR बढ़ाने की छूट भी आपको देंगे, सस्ते ब्याज दर पर आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी, इनकम टैक्स में छूट, GST में छूट, बहुत सारे सरकार आपसे वादे कर रही है। अब और क्या करे सरकार सर, कि आप कहें कि बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं, और आप बोलिए कहां पर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करना है? इसमें एक ही चीज है कि इसमें लैंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया निमेश जी ने भी, मेट्रोस में अगर आपको ये करना है तो लैंड अगर सरकार देवे 100%, और वो भी मैं क्या कहता हूँ कि कॉर्पोरेशन के पास आज जितनी भी रिजर्वेशन है, एम्यूनिटी की जगह मिल रही है, तो एम्यूनिटी की जगह ये लोग जो भी है, ये भी एक तरह की एम्यूनिटी है। और इसमें मैं थोड़ा सा शायद निमेश जी से डिफर करता हूं कि ये सिर्फ माइग्रेंट वर्कर के साथों साथ जो भी वर्कर है ना, ये ऑटोमेटिकली हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट बी ओनली फॉर माइग्रेंट वर्कर। क्योंकि रियल एस्टेट के जो माइग्रेंट वर्कर है वो समझो आ गए एक दफे, तो 2-3 साल के बाद में अगर प्रोजेक्ट हो गया तो वापस चेंज हो जाते। इसके बजाय ये जितने भी वर्कर है, मतलब अगर ये कोई भी मिल में है या कोई समझो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, MSME में काम कर रहा है, कल उठ के जैसे इन्होंने बताया कि कोई रिक्शा चला रहा है, तो अल्टीमेटली एक दफे इसका हमारा डेवलपर का ध्येय ये होगा कि इसमें और सप्लाई हो जाए। तो और सप्लाई जब हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको इजीली रेंट में मिल जाता है। ये मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि एयरलाइंस में देखो, जब सस्ते दर की एयरलाइंस आ गई तो आप देखो, पहले अगर आप देखा होगा कि अगर 10 साल पहले, 5-7 साल पहले भी अगर आप दिल्ली जाते तो जो दिल्ली बॉम्बे का फेयर था वही फेयर आज भी है। बाकी इन्फ्लेशन बाकी सब जगह बहुत बढ़ गया, लेकिन वहां पर नहीं बढ़ा। तो सेम वे यहाँ पर भी रेंटल में ये बहुत बड़ी सुविधा होगी, और इसके वजह से जो आज अपने को कहते हैं ना कि कचरा कहां पर भी फेंकते, या जो भी नाले में जो कचरा फेंकते, ये सारा चीज कम होते जाएगा। और एक स्वच्छ भारत के तरफ जो मुहिम प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसके तरफ भी एक इसके वजह से बहुत ही सुलभ हो जाएगा उस गोल को अचीव करने में। अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग भी होगी, आप कहना चाह रहे हैं। और एक पॉइंट आपने जो उठाया वो है कि भाई सरकार कम से कम लैंड बिल्डर्स को लैंड का बोझ न डाले, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा बिल्डर्स का पार्टिसिपेशन होगा। फटाफट से निवेश जी, आखिरी सवाल में संक्षेप में आपसे चाहूंगा, एक मुझे जो समझ में आ रहा है, अब देखिए बड़े शहरों में दिक्कत ये होती है कि अगर कहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, वो तो शहरों के खास इलाकों में होती है। अब अगर आप अफोर्डेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, वो खाली पड़ी जमीनों में दूर दूर बनाएंगे, तो कैसे आप एक आम लेबर को, कामगार को, रेडी पटरी वाले को, छोटे कारोबारी को बोलेंगे कि आप उतनी दूर से हमारा कॉम्प्लेक्स बनाओ, वहां से आप आओ, फिर यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो? थोड़ी चुनौती होगी है दीपक, बहुत बड़ी चुनौती है। आप मुझे दूसरे टॉपिक में डाइवर्ट कर रहे हो, जो मेरा अगेन बहुत इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, रेजिलिएंट सिटीज के लिए। जब आप सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं दीपक, और पहली बात तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है,
और वो अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह से डेवलप करें ताकि लोगों को आप उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकें। जब तक आप हब एंड स्पोक मॉडल यूज नहीं करेंगे और उस हब एंड स्पोक में जो स्पोक रहेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉरिडोर रहेगा ताकि लोग बाग सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, जिनमें उनको आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा का ट्रैवल समय ना लगे। अगर आपने ये सिद्ध कर लिया दीपक जी, तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अगर लोगों को 1.5 घंटा लगेगा एक तरफ से जाने में, तो मैं आपको बता सकता हूं आप शहर के अंदर बनाएं या शहर के बाहर बनाएं, वो 1.5 घंटा उनको बहुत तकलीफ देता है। बिल्कुल, और समय की बात नहीं है नीलीश जी, समय की बात नहीं। हम जिस तबके की बात कर रहे हैं ना, उसका पॉकेट पर भी तो लागत उसकी उतनी ही पड़ेगी जितना ज्यादा दूरी होगी, वो भी एक इश्यू होगा। बहरहाल हमने आज चुनौतियों पर भी बात की। मुझे लगता है कि सरकार ने होमवर्क जरूर किया होगा। राजन जी, आप जैसे एक्सपर्ट्स का एक पूरा तबका हमारे देश में, उनसे बात की होगी। आने वाले समय में भी आप लोग सुझाव देंगे, हमारी ये उम्मीद है। आज हमारा जो मंशा थी वो ये थी कि उन चुनौतियों पर हम लोग जरा बात कर लें, तो वो हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों के काम आया होगा ये चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। निमिष गुप्ता, थैंक यू सो मच। राजन बांदेलकर साहब, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। इजाजत दें, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।